अस्सलाम वालेकुम। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट ए की। उसने कहा कि डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर तब ही ओबे होता है, वही गैसेस ओबे करती हैं जिनके पास कोई अट्रैक्टिव फोर्सेस उनके दरमियान नहीं होती हैं। इसको हमने एक्सप्लेन करना। देखो, पार्शियल प्रेशर डिपेंड करता है नंबर ऑफ कोलिजन्स ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर मैं आपको बता चुका हूं। प्रेशर क्या होता है आपके पास? प्रेशर ये होता है कि जब आपके पास कोई भी गैस का मॉलिक्यूल जिसमें उसको इनक्लोज किया जाता है ना, जिस कंटेनर में, उसकी वॉल्स के साथ जाके स्ट्राइक करता है, तो जितने वॉल्यूम, जितने एरिया के साथ जाके वो स्ट्राइक करता है वॉल्स के साथ, उस एरिया, वो मुकम्मल एरिया, वो आपके पास के जिस फोर्स के साथ जाके स्ट्राइक करता है उस मुकम्मल वॉल्यूम के एरिया पे, ये मुकम्मल वॉल्यूम है इसका, और ये मुकम्मल अंदर वाला एरिया, मतलब इतने एरिया का वॉल्यूम है। तो जितने फोर्स के साथ जाके इस मुकम्मल एरिया पे जाके वो मॉलिक्यूल स्ट्राइक करता है ना, वो फोर्स पर यूनिट एरिया कहलाती है आपके पास प्रेशर। अगर आपके पास अट्रैक्टिव फोर्सेस गैस मॉलिक्यूल्स में होंगी तो मॉलिक्यूल क्या करता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करके एक दूसरे को होल्ड करके बैठ जाएगा, वो वॉल्स पे जाके स्ट्राइक ही नहीं कर पाएगा। जब स्ट्राइक ही नहीं कर पाएगा तो प्रेशर डेवलप ही नहीं होगा। जब प्रेशर डेवलप ही नहीं होगा या कम प्रेशर प्रोड्यूस होगा तो डाल्टन लॉ आपके पास ओबे नहीं होगा, क्योंकि डाल्टन लॉ आपके पास डिपेंड ही पार्शियल प्रेशर पे करता है गैसेस के। पार्शियल प्रेशर का मतलब कि अगर एक जगह पे, एक कंटेनर में आपके पास दो गैसेस मौजूद हैं, एक गैस आपके पास H2 मौजूद है, एक गैस आपके पास CH4 मौजूद है, तो अब हर गैस का अपना अपना प्रेशर होगा। हर गैस अपनी अपनी ताकत से साथ जाके वॉल्स के साथ स्ट्राइक करती है। अब H2 का मैस कम है तो कम ताकत से के साथ जाके स्ट्राइक करेगी, CH4 का मैस ज्यादा तो ज्यादा ताकत के साथ जाके स्ट्राइक करेगी वो वॉल्स के साथ। तो अब H2 का अपना प्रेशर होगा, उस H2 के अपने प्रेशर को हमने बोल दिया है वो उसका पार्शियल प्रेशर है। जो हर गैस का अपना अपना प्रेशर होता है वो पार्शियल प्रेशर कहलाता है। वैसे CH4 का अपना पार्शियल प्रेशर होता है। तो डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर मतलब कि वो प्रेशर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है। तो जब अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट कर जाएंगी, किसी भी मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्टिव फोर्सेस आ जाएंगी, मॉलिक्यूल्स वॉल के साथ जाके स्ट्राइक कर नहीं सकता है। जब वॉल के साथ स्ट्राइक ही नहीं कर पाएगा तो फोर्स ही नहीं लगा पाएगा तो प्रेशर डेवलप नहीं होगा। जब प्रेशर ही डेवलप नहीं होगा तो ये लॉ उस केस में ओबे ही नहीं होता है। तो डाल्टन लॉ ओनली एप्लीकेबल होता है फॉर द मिक्सचर ऑफ गैसेस जिसमें मॉलिक्यूल्स आपस में अफेक्ट ना करते हो। तो इसकी एक कंडीशन ये थी कि डाल्टन लॉ हमेशा नॉन रिएक्टिंग गैसेस पे अप्लाई होगा। ऐसी गैसेस जो कि आपस में रिएक्ट नहीं करती हैं, जिनकी आपस में कोई अट्रैक्शन नहीं होती है, कोई रिएक्शन नहीं होती है, ताकि खुल्लम खुल्ला जहां मर्जी चाहे, जैसे मर्जी चाहे आ जा सके, कोई रिस्ट्रिक्शन उन पे ना हो। डाल्टन लॉ उन्हीं पे अप्लाई होता है। समझ आ गई बात? अब आएगा क्वेश्चन 10 के पार्ट बी पे, जो जी, तो कंसीडर कर लो कि आपने एक कंटेनर लिया हुआ है। इस कंटेनर में आपने दो गैसेस फिल की हुई है। एक गैस का नाम है ए, एक दूसरी गैस का नाम है बी। अब ए के जो मॉलिक्यूल्स हैं आपके पास छोटे छोटे, ये ए के मॉलिक्यूल्स हैं आपके पास, ये बी के मॉलिक्यूल्स हैं, गैस है ना, इनके मॉलिक्यूल्स हैं। अब ए के मॉलिक्यूल जाके जो वॉल्स के साथ स्ट्राइक करके प्रेशर अप्लाई करते हैं वो ए का प्रेशर है। अब ए का अपना प्रेशर को हम बोल देते हैं, वो ए का पार्शियल प्रेशर है, PA इसको बोलते हैं। वैसे ही बी के मॉलिक्यूल जो जाके स्ट्राइक करते हैं वॉल के साथ और जाके जो प्रेशर अप्लाई करते हैं, प्रेशर बता चुका हूं फोर्स बाय एरिया होता है, कितनी फोर्स के साथ कोई मॉलिक्यूल जाके कितने एरिया पे स्ट्राइक करता है। अच्छा, बी के मॉलिक्यूल जो जाके वॉल्स के साथ स्ट्राइक करके जो प्रेशर डेवलप करते हैं वो बी का अपना प्रेशर होगा, इसलिए उसको बोल देते हैं PB। मतलब ये बी के मॉलिक्यूल्स का प्रेशर है, ये ए के मॉलिक्यूल्स का प्रेशर है। अब क्योंकि ये एक ही जगह पे बंद है तो टोटल प्रेशर इस मुकम्मल का कितना हो जाएगा? तो क्या उसको लिखा जा सकता है कि PT इज इक्वल टू PA प्लस PB। मतलब कि ए के प्रेशर को प्लस बी के प्रेशर को प्लस कर दो, वो आपके पास टोटल प्रेशर इस वक्त इस मुकम्मल का आ जाएगा। इस कंटेनर पे मुकम्मल इन दोनों की वजह से प्रेशर कितना है। ये छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट था, ये दिया, अब समझो। अब दो आपके पास क्या है, दो गैसेस है, एक ए एक बी। कंसीडर कर लो इंडिविजुअल प्रेशर जब वो सेपरेट थे तो मतलब कि आपके पास ए अलहदा था, यहां पे ये ए था एंड यहां पे बी था। ए ने ए के मॉलिक्यूल से अपना प्रेशर जहां पे अप्लाई किया हुआ था वॉल्स के साथ स्ट्राइक करके, एंड बी के मॉलिक्यूल से अपना किया हुआ था। अब हमने क्या किया, इन दोनों को मिला दिया, एक जगह जाके इकट्ठा कर दिया तो PT वो बन गया है। सही है? अब इसको समझो।
जो लिखना कैसे है आपने वो देखो, बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको दे दिया कॉन्सेप्ट, अब इसका समझो इसको लिखना कैसे है। आपने लिखना आपने यूं है कि दो एक मिक्सचर है दो गैसेस का, एक गैस का नाम है ए, दूसरे का नाम है बी। जब ये अकेले थे, जब ये सेपरेट थे, तब ए ने अपने ए के मॉलिक्यूल्स ने जाके वॉल के साथ अपने अपने मॉलिक्यूल्स ने जाके प्रेशर अप्लाई किया था, स्ट्राइक किया था फोर्स बाय यूनिट एरिया, वो ए का प्रेशर आ गया था आपके पास, तो हमने लिख लिया जनरल गैस इक्वेशन हमने यहाँ पे अप्लाई की, तो ए का प्रेशर इज इक्वल टू हो जाएगा V इज इक्वल टू NaRT। एन के साथ ए हमने इसलिए लिखा क्योंकि ए के मॉलिक्यूल्स कितने, ए का मास कितना, V कांस्टेंट था, वॉल्यूम R भी कांस्टेंट था, टेम्परेचर भी कांस्टेंट था, ये ए के मॉलिक्यूल्स का था। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। अच्छा, वैसे ही दूसरे बी हमने गैस बी ली, उसको भी हमने एक जगह क्या किया, इनक्लोज किया, उसके मॉलिक्यूल्स ने जाके वॉल्स के साथ स्ट्राइक किया, स्ट्राइक करने के बाद जो इसने प्रेशर अप्लाई किया F/A, वो बन जाएगा आपके पास क्या, PB। तो बी का प्रेशर जब हमने जनरल गैस इक्वेशन के मुताबिक लिखा तो PBV इज इक्वल टू NbRT। Nb क्या है आपके पास, मोल्स कितने, कितनी तादाद में हमने इसके मॉलिक्यूल्स दिए हुए थे। अब हमने इन दोनों को जब एक जगह इकट्ठा कर दिया, ए को एंड बी को, यहाँ पे ए के मॉलिक्यूल्स भी हैं, बी के मॉलिक्यूल्स भी हैं, तो दोनों के मॉलिक्यूल्स ने जाके अपना अपना प्रेशर अब अप्लाई किया, तो टोटल प्रेशर कितना आ जाएगा, टोटल प्रेशर आ जाएगा NtRT। NtRT लिखो, मतलब कि टोटल मोल्स आपके पास कितने, यूं भी इसको लिखा जा सकता है PA प्लस PB। सही है। अब PA किसके इक्वल था आपके पास, PA आपके पास इक्वल था NaRT के, एंड PB आपके पास किसके इक्वल था, जो इक्वेशन 2 में हमने निकाला है वो आपके पास इज इक्वल टू था NbRT के। सही है। अब RT दोनों में कॉमन है, तो आप इसको कॉमन लेके लिख लो Na प्लस NB इंटू RT इज इक्वल टू PT। तो ये इक्वेशन मैंने बनाई है, इसको मैं ऊपर लिखता हूं तो देखिएगा इसको। तो ये इक्वेशन कुछ यूं बन के आई है आपके पास कि ये लास्ट वाली इक्वेशन कुछ यूं बनी है कि PT इज इक्वल टू Na प्लस NB इंटू RT। अब ये इक्वेशन कैसे बनी है बता चुका हूं। ए का अपना प्रेशर था, बी का अपना था। ए का जो हमने प्रेशर निकाला था वो कितना था आपके पास, इक्वेशन 1 से जो निकाला था NaRT, वो उसकी जगह मैंने लिख दिया NaRT। PB का जो निकाला था वो NbRT। अब RT दोनों में कॉमन है तो कॉमन लिख लिया एक दफा, एंड Na प्लस NB को यहाँ पे प्लस कर दिया, तो ये फाइनल इक्वेशन आ गई। अब NB का मतलब कि टोटल मोल्स ऑफ A एंड टोटल मोल्स ऑफ B, मतलब कि A एंड B दोनों के मोल्स को जब हम प्लस कर दें तो क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे आपके पास कि टोटल मोल्स हैं ये, तो PT बन जाएगा इज इक्वल टू NtRT, जहां पे आपके पास NT का मतलब है कि Na प्लस NB। सिंपल Na प्लस NB को मैंने लिख दिया, NT का मतलब टोटल मोल्स, जितने भी उसमें मॉलिक्यूल्स हैं सबके मोल्स। तो ये इक्वेशन ऐसे बनी है यहाँ पे जो मैंने लिखी हुई है यहाँ पे कि PTV इज इक्वल टू NtRT, ये दोनों गैसेस के लिए। NT का मतलब टोटल मोल्स ऑफ A एंड B। ये थी इक्वेशन 3। अब हमने किसी एक का फाइंड करना, मैं चाहता हूं सिर्फ PA का फाइंड किया जाए, सिर्फ PA में PA ने कितना प्रेशर अप्लाई किया, A के मॉलिक्यूल्स ने कितना प्रेशर अप्लाई किया। तो सिंपल आपने क्या करना है, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 3 पे डिवाइड कर दो। ये इक्वेशन 1 थी, इसको इक्वेशन 3 पे डिवाइड कर दो, तो आपके पास ये वाला RT, ये वाला RT से कैंसिल, आपके पास ये V इस V से कैंसिल, तो आपके पास आ जाएगा PA डिवाइड बाय PT इज इक्वल टू Na डिवाइड बाय NT। अब Na बाय NT इसको नाम दिया जाता है कि जब किसी भी एक गैस के मॉलिक्यूल्स को टोटल गैस के मॉलिक्यूल्स पे डिवाइड कर दिया जाए, उसको नाम दिया जाता है मोल फ्रैक्शन का। मोल फ्रैक्शन का कि जब किसी भी एक गैस के मॉलिक्यूल्स को टोटल गैस के मॉलिक्यूल्स पे डिवाइड कर दो, वो कहलाता है मोल फ्रैक्शन। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है X से, कैपिटल X से। अब ये किसके मोल्स हैं, हमने A के मोल्स को टोटल मोल्स पे डिवाइड किया हुआ है। इस इक्वेशन को A को टोटल मोल्स पे डिवाइड किया हुआ, तो ये A की मोल फ्रैक्शन आ जाएगी। तो Na बाय NT इज इक्वल टू आ जाएगा X है, तो ये इक्वेशन बन जाएगी PAXAPT, क्योंकि PT जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये पार्शियल प्रेशर उस A का आप निकाल सकते हो, X से बता चुका हूं। मोल फ्रैक्शन होता है A का, ये रेशियो होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A टू टोटल मोल्स ऑफ B के। सही हो गया। अच्छा, अब मैं चाहता हूं कि B के निकालूं, B के भी सेम टू सेम ऐसे ही निकलेंगे, B के भी मोल सेम टू सेम आपके ऐसे ही निकल के आएंगे। उसको निकाल के देख लेते हैं कि आपने उसको लिखना कैसे, समझा दिया आपको।
सिंपल वे में जितना हो सकता था समझा दिया। अब इसको देख लो, अब इसको लिखोगे कैसे, इसको यूं लिखोगे, आपने अब पी बी के निकालने तो इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दो इक्वेशन 3 पे। जब आप डिवाइड करते हो इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 पे, तो देखो ये पी बी वी डिवाइड बाई पी टी वी, ये आर टी इस आर टी से कैंसिल, ये वी इस वी से कैंसिल, पी बी डिवाइड बाई पी टी इज इक्वल टू एन बी बाई एन टी। अब ये बी के मोल्स हैं, बी के मोल्स को टोटल मोल्स पे डिवाइड किया हुआ, ये बन जाएगी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो सिंपल इसकी बजाय मैंने लिख दिया एक्स बी, एंड ये आपके पास इज इक्वल टू था एन बी बाई एन टी और पी बी पार्शियल प्रेशर ऑफ बी आ जाएगा एक्स बी पी टी। समझ आ गई? तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, किसी भी एक गैस का जो मिक्सचर ऑफ गैसेस में जब किसी एक गैस का स्पेसिफिक पार्शियल प्रेशर निकालना हो तो इस फार्मूला से आप निकाल सकते हो। उम्मीद है ये पार्ट भी आपको समझ आ गया होगा। अब आ जाओ क्वेश्चन 10 के पार्ट सी पे। वो कहता है कि रेस्पिरेशन ओबे करती है डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को। इसको एक्सप्लेन करना। देखो, रेस्पिरेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन की इनटेक, CO2 की आउटटेक। अब आउटटेक का मतलब उसको एक्सहेल किया जाए, ऑक्सीजन को इनहेल किया जाए। अब कोई चीज हम इनहेल तब भी करेंगे ना जिसकी कंसंट्रेशन कम होगी हमारे अंदर। अब लंग्स में जो ऑक्सीजन होती है ना, हमारे लंग्स में ऑक्सीजन का जो प्रेशर होता है वो 116 टोर होता है, ये एमसीक्यूज भी है आपका। जबकि हवा में ऑक्सीजन का प्रेशर आपके पास होता है 159 टोर। ये नेचुरल है, कुदरती अमल है कि लंग्स में प्रेशर 116 टोर है, टोर प्रेशर का यूनिट है, 159 टोर हवा में, इन्वायरमेंट में। तो कम प्रेशर कहाँ पे? लंग्स में। तो ऑक्सीजन खुद ब खुद, जब आप सांस लेते हो ऑक्सीजन खुद ब खुद अंदर जाती है एंड आपके पास आप सांस ले सकते हो। तो ऑक्सीजन रेस्पिरेशन की होती है ड्यू टू डिफरेंस ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एयर में एंड लंग्स में पार्शियल प्रेशर डिफरेंस होने की वजह से ऑक्सीजन बाहर से अंदर की तरफ मूव करती है। हाई प्रेशर रीजन बाहर होता है एटमॉस्फेयर में, लो प्रेशर रीजन लंग्स में होता है, जिसकी वजह से खुद ब खुद क्या करती है, ऑक्सीजन अंदर दाखिल होती है। जबकि CO2 के केस में देखो, CO2 लंग से बाहर निकलता है ड्यू टू डिफरेंस, ये भी पार्शियल प्रेशर डिफरेंस की वजह से होता है। ये ऐसे होता है कि लंग्स में CO2 ज्यादा है कुदरती तौर पे, एटमॉस्फेयर में CO2 कम है, जिसकी वजह से जब हम सांस छोड़ते हैं तो CO2 बाहर निकलती है और O2 अंदर आती है। सही हो गया? ऐसे आपके पास रेस्पिरेशन ओबे करती है डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। इतने ही पॉइंट्स आपने लिखने हैं जो कि उसने पूछा हुआ था। अब आ जाओ एक्सरसाइज के क्वेश्चन 10 के पार्ट डी पे। ये क्या बोलता है? ये कहता है कि आपने डिफरेंशिएट करना है डिफ्यूजन को एंड इफ्यूजन को और बताना है ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है। चलो देखते हैं डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब है कि खुद ब खुद जब मिक्सिंग हो जाए ना मॉलिक्यूल्स की, डिफरेंट गैसेस की, बाय रैंडम मोशन एंड कोलिजन, तो वो कि होमोजीनियस मिक्सचर बना देता है, जिसको बोलते हैं डिफ्यूजन। इसको समझिएगा। एक यहाँ पे मैंने आपके पास ली हुई है दो गैसेस एंड दो गैसेस को मैंने इनक्लोज किया हुआ है एक पार्टीशन के थ्रू। ये पार्टीशन है। यहाँ पे जो आपके पास गैस है उसका नाम है, आपके पास कोई भी गैस ले लो, मैंने यहाँ पे जैसा कि ले ली O2, ये ऑक्सीजन गैस है इस वाले कंटेनर में। ये पार्टीशन है, ये यहाँ से यहाँ नहीं जा सकती है। दूसरी गैस मैंने यहाँ पे ली NO2, कोई भी ले सकते हो। ये NO2 के मॉलिक्यूल्स हैं, ये आपस में खुश हैं, आपस में कोलाइड करते हैं वॉल्स के साथ, आपस में खुश हैं, खुली जगह है। ये भी आपस में खुश हैं, खुली जगह है, दोनों एक दूसरे से सेपरेट है। क्या हो अगर मैं ये वाली पार्टीशन हटा दूं? अगर ये पार्टीशन हटा दूं तो क्या होगा? अब आपके पास ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स यहाँ से यहाँ मूव करना स्टार्ट कर देंगे, NO2 के मॉलिक्यूल्स यहाँ से यहाँ मूव करना स्टार्ट हो जाएंगे, और ये एक ऐसा वक्त आएगा कि हर जगह आपको ऑक्सीजन भी दिखाई देगी, हर जगह आपको NO2 के मॉलिक्यूल भी दिखाई देगा, क्योंकि ये अब होमोजीनियसली मिक्स हो गया। होमोजीनियसली मिक्स होने का मतलब कि ये अब एक होमोजीनियस मिक्सचर बन चुका है। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब कि हर जगह O2 भी है, हर जगह NO2 भी है। तो अगर जब मैंने पार्टीशन हटाई है तो खुद ब खुद मिक्सिंग हुई है, इस वजह से इसको बोल दिया स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग। किस चीज की मिक्सिंग हुई है? मॉलिक्यूल्स की। कौन से मॉलिक्यूल्स की? डिफरेंट गैसेस के। डिफरेंट गैसेस है, इन डिफरेंट गैसेस के मॉलिक्यूल्स की खुद ब खुद मिक्सिंग हुई है बाय रैंडम मोशन। जब पार्टीशन हटाई है तो खुद ब खुद रैंडमली इन्होंने मूव किया, डिसऑर्डर्ड मैनर। कोई एक ऑर्डर नहीं था इनका कि एक मॉलिक्यूल जाएगा तब भी दूसरा आएगा, नहीं, डिसऑर्डर में इन्होंने मूव किया, आपस में कोलाइड करते गए और एक होमोजीनियस मिक्सचर बना दिया, जिसको बोल दिया जाता है डिफ्यूजन। उम्मीद है डेफिनेशन आपने पिक की है। और डिफ्यूजन होती क्यों है?
डिफ्यूजन आपके पास सिर्फ और सिर्फ कोलाइजन्स की वजह से होती है कि यहाँ के मॉलिक्यूल जहाँ जाते हैं इनके साथ कोलाइड करते हैं, यहाँ के यहाँ पे आते हैं कोलाइड करते हैं, आपस में कोलाइड करते हैं, कोलाइजन के थ्रू ये डिफ्यूज करते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह। डिफ्यूजन का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना। अच्छा, ये ओपन सरफेस में होती है कि ये एक ओपन सरफेस थी आपके पास, यहाँ पे डिफ्यूज करते हैं आपके पास। एग्जाम्पल है स्प्रेडिंग ऑफ फ्रेग्रेंस ऑफ परफ्यूम। परफ्यूम आप किसी रूम में एक जगह पे परफ्यूम लगाते हो ना, तो वो उसकी खुशबू या उसकी फ्रेग्रेंस स्प्रेड होकर दूसरी जगह खुद ब खुद ही चली जाती है। वो भी डिफ्यूजन के थ्रू ही आपके पास होता है, उस अमल को भी कहते हैं डिफ्यूजन। जैसा कि लास्ट इसी ही क्वेश्चन में एक आपके पास आया था कि जब सिलेंडर लीक करता है तो आपके पास गैस, मीथेन गैस सेपरेट करती है, आपको कैसे पता चलता है? वो भी आपके पास डिफ्यूजन के थ्रू ही पता चलता है, क्योंकि सिलेंडर में उसकी कॉन्सेंट्रेशन हाई होती है, एनवायरनमेंट में कम होती है, जिसकी वजह से आप कह लेते हो कि ये डिफ्यूज हुई है गैस। नेक्स्ट देखो इफ्यूजन। इफ्यूजन क्या होती है आपके पास, इसको समझिएगा। एक कंटेनर मैंने लिया, इसमें एक पार्टीशन मैंने किया दरमियान में, सही है, और यहाँ पे एक गैस मैंने फिल किया, उसका नाम था O2। ये O2 के मॉलिक्यूल्स हैं, और दूसरे वाले पोर्शन में कोई भी गैस मौजूद नहीं है। क्या हो कि यहाँ पे मैं हल्की से हल्का सा होल कर दूं, वो होल कि इस मॉलिक्यूल के साइज का ही होल हो, तो क्या हो जाएगा, गैस मॉलिक्यूल्स एस्केप कर जाएंगे ड्यू टू लो प्रेशर रीजन में। ये इस रीजन में आपके पास कोई मॉलिक्यूल नहीं था, ये यहाँ पे मॉलिक्यूल्स थे, तो यहाँ पे हाई प्रेशर था। हाई प्रेशर का मतलब मॉलिक्यूल्स वॉल के साथ कोलाइड करते हैं और आपके पास प्रेशर डेवलप करते हैं। अब यही मॉलिक्यूल्स जब यहाँ पे इस होल से होते हुए इस लो प्रेशर रीजन का मतलब मॉलिक्यूल्स है नहीं, प्रेशर है नहीं, इस लो प्रेशर रीजन में जब आएंगे वन बाय वन आएंगे थ्रू अ टाइनी होल, क्योंकि स्मॉल होल था तो एक एक मॉलिक्यूल ही गुजर पाएगा। जब एस्केप ऑफ गैस मॉलिक्यूल लो प्रेशर रीजन में होता है एक टाइनी होल के थ्रू विदाउट कोलाइजन, बगैर कोलाइड किए, उस प्रोसेस को बोलते हैं आपके पास इफ्यूजन। कोलाइजन कोई क्यों नहीं होती, क्योंकि एक आपके पास एक ऑर्डर वे में यहाँ से यहाँ मूव करते हैं। कोलाइजन इनमें ज़रूरी नहीं होती है, क्योंकि होल के थ्रू ही एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, और ये एक टाइनी होल के थ्रू होता है। जैसा कि टायर फटता है ना, आपके पास मोटरसाइकिल का या गाड़ी का टायर में कोई सुराख हो जाए या कील लग जाए, फट जाता है। फटने से क्या होता है, आपके पास वहां से गैस निकलती है, उसको बोलते हैं वो इफ्यूजन हुई है। बैलून्स में कोई सुराख कर दो तो इफ्यूजन के थ्रू वहां से गैस निकलती है। ये था आपके पास डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन में चार डिफरेंसेस। इनमें लाइन लगा के आपने क्या करना है, इसके डिफरेंसेस लिखने हैं। अगला पोर्शन इसका था कि ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन को आपने एक्सप्लेन करना है। तो ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन आपके पास क्या होता है, वो ये होता है, ग्राम्स एक साइंटिस्ट था, उसने डिफ्यूजन का लॉ दिया था। उसने बोला था जो रेट ऑफ डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन होती है ना गैसेस की, जो गैस एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, वो रिलेट करती है इनवर्सली टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी या मोलर मास। जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी गैस की, उतनी स्लो स्पीड से या उतनी कम स्पीड से वो मूव करके जाएंगी एक जगह से दूसरी जगह पे। ये था उसका लॉ कि जितनी हैवी गैस होगी, जितना मोटा बंदा होगा, उसको चलने में उतनी ज्यादा मुश्किल होगी। अब गैस ने भी चल के एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है ना, ऑक्सीजन ने आपके अंदर आना है तो गैस मॉलिक्यूल से अंदर आना, चल के या चल मतलब कि उड़ के ही आना है ना, गैस में मौजूद है ना। गैस में जितनी ज्यादा हैवी गैस होगी, उसका मॉलिक्यूलर मास जितना ज्यादा होगा, उतने ज्यादा चलना उसके लिए मुश्किल होगा, उसका रेट उतना कम हो जाएगा। सही हो गया। तो डेंसिटी ज्यादा तो रेट कम। अब इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाओ तो एक तो इज इक्वल टू आएगा, एक कांस्टेंट आएगा, कोई अल्फाबेट जिसको मैंने लिख दिया, जिसको उन्होंने लिखा था के। अच्छा, अब ये डेंसिटी जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये आपके पास बन जाएगा रेट इनटू डेंसिटी इज इक्वल टू के। कोई एक गैस है तो हमने लिख दिया रेट 1 D1, गैस बी है उसके लिए लिख दिया रेट 2 D2। इन दोनों को डिवाइड किया तो आपके पास ये के इस के से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास ये वाली फिगर यहाँ पे आ जाएगी। तो आप इसको लिख पाओगे क्या, रेट 1 इज इक्वल टू रेट 2 इज इक्वल टू D2 डिवाइड बाई D1, कि जितना ज्यादा डेंसिटी होगी रेट उसका उतना ही कम हो जाएगा। ये था ग्राम्स लॉ, और इसने हमें बताया है कि रेट इन्वर्सली रिलेट करता है डेंसिटी के साथ। एंड सेकंड, इसने हमें बताया है कि रेट इन्वर्सली रिलेट करता है मोलर मास के साथ। जितना ज्यादा मोलर मास उतना कम रेट। मोलर मास का मतलब उसका वजन। सेम टू सेम ये साइन हटा के इज इक्वल टू आ जाएगा, के आ जाएगा। एक गैस के लिए आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी, दूसरी गैस के लिए ये बन जाएगी, दोनों को डिवाइड किया ये कैंसिल हो जाएगी, ये वाला हिस्सा यहाँ पे आ जाएगा आपके पास डेंसिटी के लिए, एंड आपके पास मोलर मास के लिए। ये दोनों इक्वेशंस बन के आ चुकी हैं। यह था आपके पास क्वेश्चन नंबर 10। उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, सीखने को मिला है, उम्मीद तो है बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो इसको लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, एंड
थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।